नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में बात करेंगे। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो चुका है, तो हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो बिल है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो GS 3 के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में GS 2 में भी इसका क्या यूज़ हो सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में GS 4 में जो एथिक्स है और जो करप्शन वाला टॉपिक है उसमें आप किस तरीके से इस बिल को यूज़ कर सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब इस बिल में क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं, उसको मैंने आपके पहले ही स्लाइड में यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल जो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है, जो 6 डिकेड ओल्ड यानी कि 60 वर्ष पुराना है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। और किस तरीके से जो नया कानून है वो सिंप्लीफिकेशन लेके आएगा, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करेगा, वो सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकम टैक्स बिल के, तब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि ये एक फंडामेंटल ओवरहॉल है इंडियाज़ डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, अब इनकम टैक्स की बात हो रही है तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, वेदर इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट बिल, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है आपका वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, यानी कि ये जो इनकम टैक्स बिल आया है ये बेसिकली क्या कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स को हिट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से बदलाव लेके आएगा, तो ये एक फंडामेंटल ओवरऑल है। फंडामेंटल ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल स्तर पे, मूल स्तर पे ये बहुत बड़ा एक बदलाव लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये सिंप्लीफिकेशन करेगा कानून में। जैसे कि हम क्या सोचते हैं या समझते हैं जब भी हम कोई इस तरीके के एक्ट को पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट जो आया था कब, 1961 में, उसको यदि हम पढ़ेंगे तब उसकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, भाषा के डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ में उसमें जो सेक्शंस हैं उनको यदि हम देखें तो वो आपको कैसे नज़र आएंगे, बताओ आप लोग, सोचो कैसे हैं सेक्शंस। बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हैं। रिडंडेंट मतलब जिनकी अब जरूरत नहीं है, वे पुराने हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिडंडेंसीज हैं उनमें, आर्केइक प्रोविजंस हैं, यानी कि जो प्रावधान हैं वो आर्काइक मतलब बहुत पुराने हो गए हैं और उनकी आज के समय में जो रिलीवेंस है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं यानी कि जटिलताएं हैं। इसके अलावा वो जो एक्ट है 1961 का, उसमें आपको एम्बिग्विटीज़ देखने को मिलेंगी। एम्बिग्विटीज़ का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हों। ठीक है, एम्बिग्विटी का मतलब हुआ मोर देन वन मीनिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनेकार्थ। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ। अब किसी चीज़ के एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे तो आप सोचो कि एक एक्ट है, उसके सेक्शंस हैं और उस सेक्शंस में एम्बिग्विटीज़ हैं, यानी एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगे। और जब एक ही एक्ट में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करे जाएंगे अलग अलग लोगों के द्वारा, तो उससे क्या होगा, उसके जरिए डिस्प्यूट्स पैदा होंगे। और उस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, उनके मीनिंग को जानने के लिए, इंटरप्रिटेशन को जानने के लिए लोग क्या करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। यानी कि जो कोर्ट केसेस हैं वो भी कितने देश में बढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जो सरकार है वो इनकम टैक्स बिल लेके आई है 2025। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंप्लीफिकेशन। द बिल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि जो लीगल टेक्स्ट था उसकी वॉल्यूम यानी कि जो उसकी मात्रा थी, यानी जैसे अगर हम बात करें जो पहले सेक्शंस होते थे, लेट से वो थे 80, तो अब सरकार क्या कहती है, अब सेक्शंस होंगे 50। क्यों, क्योंकि हमें बड़ा बिल नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, शॉर्ट, क्रिस्प एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिल चाहिए। ऐसा हमको एक्ट चाहिए। तो हमें इसलिए 80 की जरूरत नहीं है, हमें 50 की जरूरत है। इसलिए क्या है, जो लीगल टेक्स्ट है उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाएगा बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसीज। रिडंडेंसीज मतलब वो चीज़ें जिनकी जरूरत नहीं है, जो बेकार में डाल दी गई हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं उसमें, आर्काइक प्रोविजंस एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, दिस स्ट्रीमलाइनिंग मेक्स टैक्स लॉज मोर एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो आम नागरिक है उसके समझ में आएगा,
उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि उसकी पहुंच तक वो बिल पहुंचेगा। वरना जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है हमें समझ ही नहीं आता। इवन आप जो कॉमन मैन है उसको तो छोड़ दो, जिस व्यक्ति ने ठीक ठाक पढ़ाई करी हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, इवन जिन्होंने बीकॉम से पढ़ाई करी हुई है, कई बार उनको भी वो बिल समझने में दिक्कत आ जाती है, समझ ही नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड इंटरप्रिटेशन है उसकी आवश्यकता कम होगी। अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इंटरप्रिटेशन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सीए। जैसे कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना है, आईटीआर फाइल करना है, तो उसके लिए उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब इनकम टैक्स बिल जो है आपका 2025 में जो आया है उसमें सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाएगा, लैंग्वेज में जो एम्बिग्विटीज़ हैं उनको दूर किया जाएगा, तो इस तरीके से जो स्पेशलाइज्ड हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी पहले, अब वो कम पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ में ही उसको कंप्लाइंस ईजी भी बनाया गया है। कंप्लाइंस ईजी मतलब उसका पालन करना सरल है। पहले क्या होता था कि जो नॉर्म्स थे वो इतने कठोर थे, इतने रिजिड थे कि उनको कंप्लाई कर पाना भी मुश्किल हो जाता था। बाई इंट्रोड्यूसिंग फेसलेस टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसीजर्स द बिल रिड्यूसेस डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द टैक्स पेयर्स एंड ऑफिशियल्स। आप समझो, पहले क्या होता था, यदि आपको इनकम टैक्स अपना रिटर्न फाइल करना है उसके लिए यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल्स, आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आप ऑफिशियल्स के पास में जाओगे और बातचीत करोगे। अब उसमें क्या होगा, अब आपको पता है कि जो बिल है या फिर जो एक्ट था उस टाइम का, उसमें बहुत सारी रिडंडेंसीज थी, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, एम्बिग्विटीज थी, तो उनका ऑफिशियल्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके जरिए आपका हैरासमेंट हो सकता है। आप चाहते हो इनकम टैक्स भरना, लेकिन उसमें कुछ कमियां निकाली जा रही हैं, फाइल वर्क जो है, पेपर वर्क जो है, उसका बहाना देके आपको हैरास किया जा रहा है। तो वो सारी समस्याएं अब दूर होंगी, क्योंकि अब हम क्या लेके आए हैं, फेसलेस असेसमेंट लेके आए हैं और सिस्टम को हमने ऑनलाइन किया है। तो देखो, फेसलेस है यदि, यानी कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन रैंडमली कोई भी आपको ऑफिशियल जो है वो अपॉइंट हो जाएगा, और वो जो ऑफिशियल है आपसे जब वो डील करेगा तब सारा कुछ ऑनलाइन होगा। इससे जो पेपर वर्क है वो बहुत कम होगा, और हमें पता है कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है वो फाइलों में लोगों को उलझा के रख देती है। तो वो सारी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। इसके साथ में अगर हम बात करें किसकी, सर्टेनिटी की, द लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स क्लियर डेफिनेशंस एंड रिमूव्स इंटरप्रिटेशनल एम्बिग्विटीज़। जैसे हमने क्या कहा था कि जब एम्बिग्विटीज़ होती हैं तब उसमें इंटरप्रिटेशन होते हैं, और जो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के ही इंटरप्रिटेशन जो हैं कई बार बदल जाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके एक टाइम पे ये कहा था कि ये तो इलीगल है, लेकिन उसके 5 साल बाद, 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, नहीं जी ये चीज़ तो लीगल है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो पहले का इंटरप्रिटेशन है और बाद का इंटरप्रिटेशन है उसमें हमें कई बार क्या नहीं देखने को मिलती, यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। तो ये जो इंटरप्रिटेशनल एम्बिग्विटीज़ हैं वो ये रिमूव हो जाएं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इनकम टैक्स बिल का। ठीक है, इसके साथ में हम कह सकते हैं कि ये डिजिटल फर्स्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि बिल क्या कर रहा है, इंटीग्रेट करता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉर असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस, इनेबलिंग टैक्स डिपार्टमेंट्स टू लेवरेज डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये अलाइन करता है न्यू टैक्स रिजीम से भी। अब आपको समझना होगा कि ये न्यू टैक्स रिजीम है क्या। देखो, न्यू टैक्स रिजीम 2021 में लाई गई थी, किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही लाई गई थी। ठीक है, तो जब ये न्यू टैक्स रिजीम आई तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि देखो भाई, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको हम सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम होनी चाहिए। अब सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम होने का मीनिंग क्या है, पहले क्या होता था, आपको जो इनकम टैक्स पे करना होता था वो हायर होता था। ठीक है, और उसके बाद में आप एग्जम्पशंस को क्लेम कर सकते थे कि आप इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश कर दोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते थे, लेकिन टैक्स आप हायर पे करते थे और बाद में आप बेनिफिट्स ले लेते थे। ठीक है, इससे होता क्या था कि कुछ कंपनीज करप्शन करती थी। ठीक है, वो क्या करती थी, जो क्लेम्स नहीं लगाने चाहिए वो क्लेम्स भी लगा लेती थी और जो टैक्स से अपना बचा लेती थी। तो इस चीज से क्या होता है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होते थे, जो ऑनेस्ट कंपनीज होती थी, वो डिस्करेज होती थी टैक्स पे करने से। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा था, आप एग्जम्पशंस के जो क्लेम लगा रहे थे वो इस तरीके से लगा रहे थे कि आपको कम टैक्स पे करना पड़े। आपने टैक्स तो एक बार पे कर दिया हायर, लेकिन वो क्लेम्स लगा के आप बच जा रहे थे। लेकिन
इससे जो ऑनेस्ट कौन थे बताओ आप लोग, ऑनेस्ट जो कंपनीज थी उनको नुकसान हो रहा था, वे डिस्करेज हो रही थी और वो भी बढ़ रही थी किस ओर कि भाई ये व्यक्ति जो है, ये कंपनी जो है, ये तो कम टैक्स पे करती है एग्जम्पशंस और क्लेम्स लगा के, और हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, तो इनको डिस्करेज होती थी। एंड दे ऑल्सो यूज टू मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ करप्शन। तो जब आप क्या करते हो न्यू टैक्स रिजीम में, आप ये कहते हो कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, क्या हुआ कि आप लोगों का जो टैक्स है, टैक्स रेट जो है हमने कम कर दिया है, ठीक है, टैक्स रेट क्या कर दिया है, लोअर कर दिया है, और जो एग्जम्पशंस हैं उनको हमने खत्म कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, या तो आप हायर टैक्स पे करो प्लस एग्जम्पशंस, या फिर आप लोअर टैक्स पे कर दो और कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वे कंपनीज जो पहले हायर टैक्स पे कर रही थी और वो एग्जम्पशंस नहीं ले पा रही थी, अब वो क्या करेंगी, लोअर टैक्स पे करेंगी, ठीक है, एग्जम्पशंस की उनको जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से जो करप्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर जो गवर्नमेंट है उसका अप्रोच क्या है, रिफ्लेक्ट, वो अप्रोच जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव विजन टू मॉडर्नाइज इंडियाज टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, कीवर्ड्स, कि भाई जब भी हम बात करेंगे इनकम टैक्स बिल की या इनकम टैक्स एक्ट की, क्योंकि ये जो बिल है वो ऑब्वियसली एक्ट बनेगा ही अभी, तो ये आईटी एक्ट जब 2015 बन जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए वर्ड टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है, उसके लिए ये बिल लाया गया है। और ये करेगा क्या, एड्रेस करेगा जो परसिस्टेंट यानी कि चले आ रहे चैलेंजेस हैं, जैसे कि कंप्लाइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम समझेंगे भी कि ये जो बिल पास हुआ है, ऑल दो इट इज़ अ वेरी गुड बिल, बट क्या इसमें चैलेंजेस हैं और किस वजह से इतने अच्छे बिल के पास होने के बावजूद भी कुछ जो कंसर्न्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। तो पहले 536 सेक्शंस होते थे क्या, नहीं, पहले होते थे 819 सेक्शंस। तो 819 सेक्शंस से अब घटा के 536 सेक्शंस कर दिए गए हैं। देखिए एज सच आपको ये नंबर याद नहीं करना है, लेकिन इससे जो चीज़ आपको समझ में आती है वो क्या है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं यानी कि जो सांविधिक प्रावधान है उनको घटा दिया गया है, 34.6% डिक्रीज हुए हैं। 1961 के एक्ट में 819 सेक्शंस थे और अब मात्र 536 सेक्शंस रह गए हैं, यानी कि एक आम व्यक्ति के लिए जो बिल को पढ़ना है वो पहले के मुकाबले सरल हो गया है। उसके अलावा जो चैप्टर्स पहले 47 हुआ करते थे वो चैप्टर्स रह गए हैं 23। इससे हमें क्या पता चलता है कि 50% से भी कम चैप्टर्स कर दिए गए हैं। फिर जो वर्ड काउंट है वो भी आप देख सकते हो, यानी बेसिकली करा क्या गया है, जो ओवरऑल टेक्स्ट है उसको छोटा कर दिया गया है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्चुअल चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर जो है उसको मर्ज करके टैक्स ईयर के रूप में यूनिफाई कर दिया गया है, ठीक है। अब ये एलिमिनेट करता है एक लॉन्ग स्टैंडिंग सोर्स ऑफ कंफ्यूजन फॉर द टैक्स पेयर्स। पहले क्या होता था, टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्या है, ये असेसमेंट ईयर क्या है। अब उसके लिए जिस वर्ष उनको टैक्स पे करना है उसके लिए क्या कह दिया शब्द, टैक्स ईयर कह दिया। इस वजह से जो वो कंफ्यूजन था वो भी दूर होगा, ठीक है। अब लॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग देखते हैं हम बिल की। बिल इंप्लीमेंट्स अ मोर इंट्यूटिव नंबरिंग एंड लेआउट सिस्टम। अब इसमें देखो होता क्या है, अगर कोई भी चीज चलती है ना वो फ्लो में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम क्या कहेंगे, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है उसका नाम है मोहन, ठीक है। अब मोहन ने क्या किया, सुबह उठा, ठीक है, वेकअप, उसके बाद में उसने क्या किया, उसने वो नहाया यानी कि ही टुक द बाथ। उसके बाद में उसने क्या किया, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी, ठीक है, उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर वो स्कूल चला गया। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक सीक्वेंस में है, एक क्रोनोलॉजी में है। अगर आप इसको पढ़ने की बजाय ऐसे पढ़ो कि मोहन उठा, स्कूल चला गया, उसके बाद में उसने वो नहाया, उसके बाद में उसने यूनिफॉर्म पहनी, तो ये जो क्रोनोलॉजी है उसमें नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है। इसी तरीके से जब कोई एक्ट बनता है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट जो था 1961 का, उसमें भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसकी जो स्ट्रक्चरिंग थी वो बहुत बेहतर नहीं थी, वो एक सीक्वेंस में नहीं थी। तो अब जो 2015 का इनकम टैक्स बिल आया है उसमें उस सीक्वेंस का भी ख्याल रखा गया है कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्रम में होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। द बिल इंप्लीमेंट्स अ मोर इंट्यूटिव नंबरिंग एंड लेआउट सिस्टम ऑर्गेनाइजिंग प्रोविजंस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो तार्किक लॉजिकल होना चाहिए, जिसमें नेचुरल प्रोग्रेशन होगा टैक्सेशन प्रोसेस का, ठीक है। आई होप आपको उस एग्जाम्पल से इसको समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस दैट फॉलोज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम।
ये आपके बहुत काम आएगा जब हम बिल की किसकी बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे कि बिल में क्या खास फीचर्स हैं। तो लॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग एंड नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, इस तरीके की जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है मेक्स नेविगेशन ईजियर फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं, आप लोग मुझे बताओ कि जब हम बात करते हैं एक बिल की तो उसमें स्टेक होल्डर्स कौन होंगे। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स होंगे टैक्स पेयर्स, ठीक है। दूसरा स्टेक होल्डर कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है ना, ठीक है। इसके साथ में कौन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर हम क्या कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ठीक है, जो डायरेक्टली डील करेंगे किन से, टैक्स पेयर से। इसके साथ में जो एक स्टेक होल्डर होती है वो कॉमन पब्लिक भी होती है, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई गड़बड़ होती है और उसके इंटरप्रिटेशन में समस्या आती है तो मामला किसके पास जाता है, जुडिशरी के पास में जाता है। तो जुडिशरी इज ऑल्सो स्टेक होल्डर। इसके साथ में अगर हम बात करें कोई चीज क्रिमिनल ऑफेंस है, देखो एक तो आपको क्या बताना है कि जो टैक्स है इसकी अगर हम बात करें टैक्स की चोरी तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है या फिर ये एक सिविल ऑफेंस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जानबूझ के मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, यू हैव टू राइट इट इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा कितने इसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका भला होगा यदि लॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम होगा, ठीक है। उसके माध्यम से होगा क्या, जो कोर्ट में केसेस जाएंगे वो भी कम जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन है वो एक ही होगा, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होगी। तो इससे हमारी जो जुडिशरी है, जो हम कहते हैं कि जो केसेस हैं उसके नीचे दबी पड़ी है, केस फाइल्स के नीचे, उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी, ठीक है। तो जो लिटिगेशंस हैं जुडिशरी के पास में वो कम जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन है इनकम टैक्स बिल 2025 का, वो एक पैराडाइम शिफ्ट को जतलाता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी टू क्लैरिटी, पोटेंशियली रिड्यूसिंग कंप्लाइंस कॉस्ट एंड लिटिगेशन। देखो बात करी थी मैंने लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा, यानी कि जो कोर्ट में मुकदमे जाएंगे वो कम जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जुडिशरी एफिशिएंट हो जाएगी। तो अब सोचो, बात चल रही है इनकम टैक्स बिल की और उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जुडिशरी भी एफिशिएंट हो रही है। और जुडिशरी एफिशिएंट होनी चाहिए, ये चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, GS 2 में, ठीक है। तो किस तरीके से आपको टॉपिक्स को इंटरलिंक करना है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिल के सैलिएंट फीचर्स हैं क्या। तो इनकम टैक्स बिल जो है उसमें सब्सटेंसिव चेंजेस हुए हैं। सब्सटेंटिव, देखो सब्सटेंटिव चेंजेस का मतलब ये होता है कि जो बदलाव हुए हैं उनमें कुछ सब्सटेंस है। एक होता है सुपरफिशियल चेंजेस हो जाना है ना, कि नाम बदल दिया बिल का, ये सब नहीं हुआ है, उसमें वास्तव में सब्सटेंटिव चेंजेस हैं। जैसे कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट, जैसे कि ये क्या होता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं इसको हम। इसमें क्या चीज आ सकती है, क्रिप्टो करेंसी प्लस नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है, इनको भी इंक्लूड किया गया है। पेंशंस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रूल्स, वो सारी चीजें भी इसमें आई हैं, ठीक है। तो जो ये है कि 12 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये तो आप सबको मालूम ही है। फेसलेस असेसमेंट का भी हम जिक्र पहले कर चुके हैं। अभी हम आगे ये जुडिशियल क्लैरिफिकेशन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का भी जिक्र करेंगे। और ये नॉन फंजिबल टोकन भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं नॉन फंजिबल टोकन पे भी वीडियो बनाऊं, आपको इस टॉपिक को लेकर कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट टू, ठीक है। तो अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल फेसलेस असेसमेंट लेके आता है टैक्स की स्क्रूटनी के लिए। उससे क्या होगा, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टैक्स पेयर और ऑफिशियल में वो घटेगा। इसके साथ में ही क्या होगा, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैठ के सारा काम कर लोगे, तो सरकारी दफ्तर आपको जाना नहीं है, तो इससे आपकी कॉस्ट भी बचेगी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, आपका टाइम बचता है, प्लस चांसेस ऑफ करप्शन भी घट जाते हैं, ठीक है। तो एक पंथ तीन काज यहाँ पे होते हमें नजर आ रहे हैं। इस तरीके से जो ये लेजिस्लेशन है ये मैंडेट करता है प्रायर नोटिस। देखो इसमें एक चीज ये भी होती है कि आपके ऊपर यदि ये बात कही जाएगी कि आपने टैक्स पे नहीं किया है या फिर कुछ चार्जेस आप पे लगाए जाएंगे, तो आपको प्रायर नोटिस भी दिया जाएगा बिफोर इनिशिएटिंग इन्फोर्समेंट एक्शंस इनहेंसिंग द प्रोसीजरल फेयरनेस। यानी कि जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो कितनी फेयर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, उसके लिए देखो क्या किया गया है, ठीक है। द बिल ऑल्सो मेक्स अ टैक्स पेयर फ्रेंडली चेंज बाई अलाउइंग रिफंड्स ऑन लेट फाइल्ड रिटर्न्स, ठीक है।
which were previously disallowed, removing a punitive measure that often affected taxpayers with legitimate reasons for delay. कई बार ऐसा होता है कि कुछ legitimate कारण होते हैं, यानी कि उचित कारण होते हैं, उनके पास में उसकी वजह होती है प्रॉपर कि भाई हम क्यों टैक्स को पे करने में, टैक्स फाइल करने में हमें डिले हो गया। यदि ऐसा होता है तो उनको प्यूनिटिव मीजर से दूर रखा गया। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, ठीक है, यानी कि उनको सजा नहीं होगी, उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, दंड नहीं दिया जाएगा उनको, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी एंड इनकम क्लैरिफिकेशंस की भी बात आती है। फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स द बिल कोडिफाइज अ स्टैंडर्ड 30% डिडक्शन ऑन एनुअल वैल्यू आफ्टर म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी इन कैलकुलेटिंग टैक्सेबल रेंटल इनकम्स, ठीक है। एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, इसको आप चाहो तो एक बार को छोड़ भी सकते हो, एक बार हल्का सा रीड कर लेना, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। लेकिन जो ये वाली बात है, ये वाला, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो फेसलेस असेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही ये जो वीडीए है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब एड्रेस करें यदि हम इमर्जिंग इकोनॉमिक रियलिटीज़ को, तो रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी बिल एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से, जो सबको दिखाई दे। एक वर्ड इम्प्लिसिट होता है, इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी पॉलिटी में, तो हमने देखा था कि कोई चीज़ एक्सप्लिसिट है यानी कि स्पष्ट रूप से लिखी है, इम्प्लिसिट है मतलब इट इज़ नॉट रिटन डायरेक्टली, आप इनडायरेक्टली उस चीज पे पहुंचते हो, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब डायरेक्टली या फिर ओपनली। तो ये डायरेक्टली या ओपनली क्या करता है? इंक्लूड करता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को। हम और स्पेसिफिक हो जाएं तो किसको? बिटकॉइन को और नॉन फंजिबल टोकन्स को विद इन द डेफिनेशन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, ठीक है। ब्रिंगिंग क्रिप्टो करेंसी एंड सिमिलर होल्डिंग अंडर क्लियर टैक्स स्क्रूटिनी। आप सोचो कि इनके ऊपर भी अब क्या होगा, ये टैक्स स्क्रूटिनी के दायरे के अंदर आ चुके हैं। टू सपोर्ट इन्फोर्समेंट इन द डिजिटल एज, टैक्स अथॉरिटीज में नाउ एक्सेस ईमेल्स, वो ईमेल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया को भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन अकाउंट्स विद अप्रोप्रिएट परमिशंस, ठीक है। तो इससे क्या है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका नेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है वो भी हमें नजर आता है। अब इस चीज को लेके कई बार इशू भी होता है कि इज इट अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा? 21। और कब आया था ये राइट टू प्राइवेसी? कौन से केस में आया था? पुट्टा स्वामी केस में, है ना। तो अब ये है कि नहीं है, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक इशू हो सकता है, इसलिए आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अब जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं बिल में। एग्जिस्टिंग मतलब वो मेंटेन करता है जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंसी नॉर्म्स हैं उनको ही, इंक्लूडिंग रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट प्रोविजंस फॉर दोज विद इनकम अबव ₹15 लाख, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी इन दिस इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं बिल की, तो बिल ने क्या कर दिया है, जीरो टैक्स थ्रेशोल्ड कर दिया है 12 लाख एनुअल इनकम पे अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन उसके साथ में ये प्रिजर्व करता है एग्जिस्टिंग रेट्स को, स्लैब्स को, डेफिनेशंस को 1961 के एक्ट के ही, ताकि हमें क्या देखने को मिले कि जो कोर टैक्स पैरामीटर्स हैं उनमें स्टेबिलिटी भी आए, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें चेंज करना होता है ना कोई, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव ना हो, ठीक है। चेंज जो है वो आए, लेकिन जो कोर है, कोर वो बरकरार रहे, और वो चेंज डिसरप्टिव ना हो, वह सब कुछ तहस नहस ना कर दे, ठीक है। कोर रहेगा तो चेंज के साथ में कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहेगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि यूपीएससी की के लिए क्या रिलीवेंस है इसकी, तो आप यहाँ देख सकते हो GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही आएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है, जब इस बिल को पास किया गया तो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। पार्लियामेंट्री प्रोसेस कंसर्न्स विद द बिल्स पैसेज विदाउट डिबेट। इससे क्वेश्चंस रेज होते हैं लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के ऊपर, कि जो लेजिस्लेटिव्स का काम है बिल को स्क्रूटनाइज करना, वो तो हुआ ही नहीं। और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी इससे हमें प्रभावित होती नजर आती है। इससे हमको ये भी पता चलता है, मतलब हम किस टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ सेलेक्ट कमिटी इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सेंटर स्टेट रिलेशन से भी ये टॉपिक जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मामला फाइनेंस का है। और हमको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जब भी फाइनेंस का मामला होगा तब हम 7th शेड्यूल की ओर जाएंगे,
ठीक है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो ये मामला किस में आता है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री में आता है, एज सच आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में हम डिजिटल गवर्नेंस में भी इस टॉपिक को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम फेसलेस असेसमेंट कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में भी आप इसको लिख सकते हो। इसके साथ में GS3 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, टैक्स रिफॉर्म पार्ट है ब्रॉडर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, ठीक है। रिलेशनशिप क्या हो सकता है डायरेक्ट टैक्स ओवरहॉल में एंड प्रीवियस GST इम्प्लीमेंटेशन फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। पोटेंशियल रेवेन्यू इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं ऑफ हायर एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड्स एंड सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। हम देखेंगे कि किस तरीके से पहले क्या होता था, आपको एग्जम्पशंस मिला करते थे, लेकिन आज के टाइम में हमने क्या किया है, उन एग्जम्पशंस को कम किया और क्या कहा है कि डायरेक्टली आप टैक्स पे कर दो, कम टैक्स पे कर दो, ठीक है। इसी के साथ में डिजिटल इकोनॉमी के जो रेगुलेशन होते हैं, इंक्लूजन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन टैक्स फ्रेमवर्क, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा ही था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में क्या आते हैं, क्रिप्टो करेंसी एंड नॉन फंजिबल टोकन्स आते हैं। इसके साथ में GS4 में हम इसको करप्शन वाले इशू में देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में ही हम इसको जो एथिकल डायलेमाज होते हैं या एथिकल डायमेंशन जो होते हैं फेसलेस असेसमेंट के, वो किस तरीके से करप्शन रिड्यूस करेंगे। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी इसको रख के देख सकते हैं। एक बैलेंस हमको स्थापित करना है किसके बीच में, जो टैक्स पेयर्स के अधिकार हैं और उसके साथ में ही जो स्टेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बीच में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इट इज़ रिलेवेंट फॉर GS2, GS3 एंड GS4, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, फिर हम आएंगे आगे वे फॉरवर्ड पे। तो जो इनकम टैक्स बिल है 2025 का, वो एक मिक्स्ड पिक्चर है, कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं। कोई भी कानून यदि आता है तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं और पोटेंशियल चैलेंजेस भी हमेशा ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। जैसे कि UPSC में एक ऐसे भी आया हुआ है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। जिन प्रैक्टिसेस को आप बेस्ट मान रहे हो उससे भी बेटर प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी बिल अभी आया है तो वो जो है पिछले वाले से बेहतर है, लेकिन वो बेस्ट नहीं है क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ भविष्य में आ जाएगा। यानी कि उसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस तो होंगे। अभी हम समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज तो यही होंगे कि इन्हेंस्ड कंप्लाइंस थ्रू सिंप्लीफिकेशन। देखो, जब कोई चीज़ सरल होती है तो उसको कंप्लाई करना, उसको मानना भी आसान हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग उसको मानने लग जाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, वर्ड काउंट को हटा दिया, सेक्शंस कम कर दिए, लॉ को मोर एक्सेसिबल बना दिया टू ऑर्डिनरी टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पोटेंशियली इंप्रूविंग वॉलंटरी कंप्लाइंस, यानी कि वॉलंटरीली ही खुद से ही लोग ज़्यादा कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे विदाउट रिक्वायरिंग द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। लिटिगेशन मुकदमे कम हो जाएंगे, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी ड्राइवन अप्रोच टू असेसमेंट एंड कंप्लाइंस अलाइंस विद द इंडियाज ब्रॉडर डिजिटल इनिशिएटिव्स, रिड्यूसिंग पेपर वर्क, ठीक है। इसके साथ में टैक्स फ्रेंडली मीजर भी है ये, क्योंकि पहले क्या होता था, प्रोविजंस होते थे लाइक अलाउइंग रिफंड्स ऑन लेट, मतलब अब क्या होगा, प्रोविजंस होंगे लाइक अलाउइंग रिफंड्स ऑन लेट फाइल रिटर्न्स, एक्सटेंडिंग प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड डिडक्शन टू लेट आउट प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कंसर्न्स क्या है, एक तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हुई, विदाउट सब्सटेंटिव पार्लियामेंट्री डिबेट बिल को पास कर दिया गया। यानी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है किसका, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी का, देखो कितना बढ़िया यहाँ पे वर्ड है ये, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप इसके अलावा किसी भी बिल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चंस उठते हैं अबाउट द थॉरोनेस ऑफ रिव्यू फॉर सच अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म अफेक्टिंग द मिलियंस ऑफ सिटीजंस। इतने सारे लोगों को जो बिल प्रभावित करने वाला है, यदि वो पार्लियामेंट में बिना वाद विवाद के, बिना डिबेट के पास हो जाता है तो ये भी एक चिंता की बात है। रेगुलेटरी इनस्टेबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है डिस्पाइट द कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ दिस रिफॉर्म। जो पैटर्न है फ्रीक्वेंट चेंजेस का, देखो इतनी जल्दी जल्दी आप चेंजेस लेके आओगे तो उससे क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है वो प्रभावित होती है। अनसर्टिनिटी आती है फॉर बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में निवेश करना चाहते हैं या उनको प्लान कर रहे हैं। तो इस वजह से हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। ऑल्दो इसको अगर हम देखें तो ये उतना सॉलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1961 के बाद में पहली बार 2025 में नया बिल आ रहा है। इसके बीच में नया बिल नहीं आया था, इसी में अमेंडमेंट्स होते रहते थे, ठीक है। और ये जब आ भी रहा है तो इसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो अच्छे ही हैं, बिजनेस फ्रेंडली ही हैं। फिर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप जब फेसलेस असेसमेंट की बात करते हो तो थियोरेटिकली तो उससे करप्शन रिड्यूस हो जाएगा,
लेकिन उसके लिए आपको जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या हम उसके लिए रेडी हैं, ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जो बिल है वो प्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग इंडियाज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, भारत का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो इससे मॉडर्नाइज होगा, लेकिन इसकी सक्सेस किस पे निर्भर करेगी कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी कैसी है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया है और सरकार कितनी इच्छा शक्ति रखती है। तो इसमें ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी और विल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सिर्फ इस क्वेश्चन में ही नहीं, बाकी के भी मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिल के ऊपर, उसमें आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखें तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन यदि इसका होता है, किसका, इस बिल का, या वो कैसे होगा, उसके लिए आपको मल्टी फेसेटेड अप्रोच चाहिए। ठीक है, जिसमें टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस डायमेंशन सारे के सारे हों। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कुछ प्रायोरिटीज अपनी सेट कर सकते हैं, कुछ मीडियम टर्म एक्शन सेट कर सकते हैं। तो कॉम्प्री देखो, अब इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि फेसलेस असेसमेंट होगा, तो फेसलेस असेसमेंट इज अ न्यू थिंग, है ना। तो उसके लिए जो ऑफिसर्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए न्यू डिजिटल प्रोसीजर्स को लेके। ठीक है, इम्फेसाइजिंग बोथ, उनको टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी सिखानी होगी और टैक्स पेयर फ्रेंडली सर्विस ओरिएंटेशन भी देनी होगी। इस तरीके के प्रोग्राम में क्या होगा, सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि वो हैंडल कर सकें कॉम्प्लेक्स केसेस को और एज सिचुएशंस को। ठीक है, नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाने चाहिए थ्रू मल्टीपल चैनल्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मीडिया का यूज़ कर सकते हो, मीडिया, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा आप रेडियो की बात भी कर सकते हो। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पीएम हैं वो मन की बात करते हैं, है ना। तो उनमें इस तरीके की बातें करके भी हम अवेयरनेस लेके आ सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे, वो 3 से 5 साल के होंगे, और जो मीडियम टर्म्स हैं वो 1 से 3 साल में जो हमें करना है। हमें एक रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि हम ट्रैक कर सकें द इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू कलेक्शन, कि रेवेन्यू कलेक्शन में कितना इम्पैक्ट हुआ है, लिटिगेशन जो है वो बढ़े हैं कि घटे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, हमें एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी बनाना होगा, और जब हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करो, है ना। यही पॉइंट किस में आता है, GS2 में आता है। mechanism for future amendments potentially including a standing committee specifically focused on tax legislation ताकि स्क्रूटनी हो विदाउट डिलेइंग नेसेसरी अपडेट्स। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी हमें काम करना होगा। ठीक है, और बैलेंस करना होगा हमें रेवेन्यू को और कंप्लाइंस ऑब्जेक्टिव्स को भी। तो अब देखो, जो अल्टीमेट सक्सेस है इनकम टैक्स बिल की वो किस पे निर्भर करेगी, केवल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे नहीं करेगी कि आपने अच्छा कानून बना दिया, वो क्वालिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन पे भी निर्भर करेगी। उसके साथ में हमने पीछे क्या देखा था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अब कितना बेहतर तरीके से कर रहे हो उस पर भी निर्भर करेगी। गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति, जिसको यहाँ पे गवर्नमेंट्स कमिटमेंट लिखा हुआ है, उस पर भी निर्भर करेगी, और उसके लिए उनको क्या करना होगा, फीडबैक भी लेना होगा, है ना। ठीक है, तो बाई अप्रोचिंग इम्प्लीमेंटेशन विद अ फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन, इंडिया मैक्सिमाइज कर सकता है इस सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म के बेनिफिट्स को। ठीक है, और जो कंसर्न्स हैं उनको वो क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें एज सच बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल तो नहीं था जैसे कि हमारी पिछली क्लासेस में था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिला होगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर को लिख सकते हो और एक टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और हाइप पे भी क्लिक करो, इससे हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, उसकी रीच बढ़ेगी। ठीक है, इसकी जो ये जो स्लाइड्स हैं इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इस PDF को हमारी ऐप पे जाके। हमारी ऐप का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन होगा, आप उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाके इन स्लाइड्स को डाउनलोड करें, और मैं कहूँगा कि 2 to 3 टाइम्स इनको रिवाइज करें। इससे आपको आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू।